हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद जी एस पॉइंट पे। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम देखेंगे जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम पे आते ही आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों, जो कि हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है तो वो कहाँ होता है दोस्तों, तो ये राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो जैसा विकल्प में दिया था दोस्तों, कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका, ये सभी। तो ये दोस्तों सभी पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। तो ये जल है दोस्तों, जिसको हम पानी भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है H2O। तो 80% से भी अधिक पाया जाता है, ये जल या पानी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो ये है दोस्तों गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम यातायात प्रबंधक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये जोहानसन। जोहानसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन की फलस्वरूप कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन के जो परिणाम स्वरूप होता है वो 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसकी प्रतिपादक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आनुवंशिकता के नियम के लिए ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है। माफ़ कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है तो मैनेज कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीन उपस्थित होते हैं। तो जीन उपस्थित होते हैं दोस्तों गुणसूत्रों में। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए यहाँ थोड़ा सा ये गलत है दोस्तों, इसको रहने दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए का द्विगुणित कुंडली किसने दिया। तो वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विगुणित कुंडली का नियम दिया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी क्रोमोसोम की मिलने से पुत्र का जन्म होगा। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, पुरुष का वाई एवं स्त्री का एक्स क्रोमोसोम जब मिलता है तो पुत्र होता है, और जब पुरुष का एक्स एवं स्त्री का एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो ये लड़की होती है या पुत्री होती है। अगला देखेंगे, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट का। अगला प्रश्न देखेंगे, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। तो ये है दोस्तों H.G. खुराना, भारतीय वैज्ञानिक थे H.G. खुराना, जिन्होंने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो यह दोस्तों लेमार्क जो थे वो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो ये है दोस्तों चार्ल्स डार्विन, जो कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का नियम या जो सिद्धांत है वो दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है। तो जो सामने वाले चपटे दांत है, जैसा विकल्प में दिया था दोस्तों, सामने वाले चपटे दांत ये मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, डीएनए का प्रमुख कार्य है। तो डीएनए का प्रमुख कार्य है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन ये डीएनए का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों की उत्तरदायी होते हैं। तो ये दोस्तों जीन होते हैं। आप देखते होंगे कि
किसी संतान के जो उसके गुण होते हैं, किसी मनुष्य के गुण जो गुण होते हैं वो उसके पेरेंट से आते हैं या पेरेंट के पेरेंट से आते हैं या उनकी फैमिली में से किसी के गुण होते हैं। तो ये दोस्तों जीन के कारण होता है जो कि आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? तो वर्ण अंधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों दोस्तों जो है आनुवंशिक रोग हैं। आनुवंशिक रोग हम उसे कहते हैं दोस्तों जो कि हम अपने पेरेंट या अपने से ऊपर वाली पीढ़ी से उस रोग को या उस रोग का मतलब हमें होता है। आनुवंशिक रोग वो होते हैं दोस्तों जो कि हम अपने माता पिता से या अपने परिवार की किसी सदस्य से वो रोग हमें होता है, तो इसको हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? तो ये खून का बहना बंद नहीं होता दोस्तों। जिसको हीमोफीलिया रोग होता है, यदि उसका कहीं घाव या कट जाता है तो उसका जो खून है वो बंद नहीं होता है, तो काफ़ी ब्लीडिंग होती है और जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है स्तनधारी है दोस्तों, ये स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है, तो जो उड़ नहीं सकता और तेज गति से परंतु तेज गति से दौड़ सकता है, तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो पक्षी है वो तेज गति से चल सकता है या दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जंतु में अमृतत्व का गुण पाया जाता है? तो ये अमृतत्व का जो गुण होता है दोस्तों हाइड्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो नियत तापी प्राणी है चमगादड़। अगला प्रश्न, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है? तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है जो नीली व्हेल है। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया वर्ग के जंतु जल एवं थल में पाए जाते हैं? जो एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं वो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो यह है दोस्तों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो सबसे बड़ा है विश्व में। अगला, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है? तो युगलीना को पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षी की हड्डी होती है, तो जो पक्षी की हड्डी होती है दोस्तों खोखला होता है, जिसके वजह से उन्हें जो उड़ने में काफ़ी मदद होता है या उड़ने में मदद मिलती है, तो जो पक्षियों की हड्डी होती है वो खोखला होता है। अगला प्रश्न है, स्तनियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो जो स्तनीय होते हैं या स्तनीय जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, जो उनके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। उन्हीं में से मनुष्य भी आता है दोस्तों, तो मनुष्य के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये दोस्तों ये है छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। हालांकि जो पाचन है दोस्तों वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यह मुख से आहार नाल के माध्यम से अमाशय में जाता है, अमाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत से जो शेष पदार्थ रह जाता है जिसका डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो बड़ी आंत में जाता है और वहाँ जहाँ बड़ी आंत में जो जल का शोषण हो जाता है उसके फिर फलस्वरूप एनस के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। तो ये पाचन का संपूर्ण प्रक्रिया हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला, रक्त में उपयोग हेतु अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत में जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से जो है पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है और फिर वो कोशिकाएं से बड़ी कोशिका में अर्थात खून की नलियों में ब्लड वेसल्स जिसको कहते हैं वहाँ चली जाता है और फिर उसके माध्यम शरीर के सभी भागों तक पहुँचा दिया जाता है। तो रक्त में उपयोगी तो अधिकतम पोषक तत्व जो है वो छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में
कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। हालांकि दोस्तों बस जब किसी शिशु का जन्म होता है या शिशु अवस्था में तो ये हड्डियाँ 300 के प्लस होती हैं, लेकिन एक वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो दोस्तों जांघ में होती है। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि जबड़े का जो हिस्सा है वो सबसे मजबूत होता है, ये जो दांत होता है वो सबसे मजबूत होता है, लेकिन बात यहाँ हड्डी की बात हो रही है दोस्तों। तो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु का रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? तो जो बकरी होती है दोस्तों, इसके रक्त का तापमान अधिक होता है। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे, तो डायनासोर थे जो तो दोस्तों वो मेसोजोइक सरीसृप थे। इनको हम मेसोजोइक सरीसृप की वर्ग में डालते हैं, ये डाला गया है। अगला प्रश्न है, विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं, तो ये लार ग्रंथियों में परिवर्तित रहती हैं जो विषैले सर्प होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो जैसा ऑप्शन में दिया था दोस्तों फ्लाइंग फिश, तो फ्लाइंग फिश वास्तव में एक वास्तविक मछली है। अगला प्रश्न देखेंगे, शीत रक्ती प्राणी है, तो जो शीत रक्ती प्राणी है वो है सर्प, मेंढक और छिपकली। जैसा विकल्प में दिया था, तो ये तीनों शीत रक्ती प्राणी हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? जो एपिथेलियम ऊतक होता है वो शरीर की सुरक्षा के कवच की भांति कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो एपिथेलियम है दोस्तों, तो ये एपिथेलियम जो ऊतक है ये भी घाव भरने में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है दोस्तों, तो ये है दोस्तों न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ये वसीय से बना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो जैसा विकल्प में दिया था रक्त एक ऊतक है और संयोजित ऊतक कहा जाता है रक्त को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संयोजित ऊतक के उदाहरण हैं? तो विकल्प के अनुसार लिम्फ, हड्डियां और प्रोटीन ये संयोजी ऊतक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो जैसा मैंने अभी बताया रक्त जो है संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो ये रेखित ऊतक पाए जाते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आज थोड़ा हेल्थ इशू है तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। चलिए आगे देखेंगे, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? तो संकुचनशील ऊतक के नाम से पेशी ऊतक जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चेतना ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक है? तो ये है दोस्तों तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहते हैं, तो ये चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो ये दोस्तों यकृत के द्वारा पित्तरस का स्त्रावण होता है, परंतु दोस्तों यकृत में ये संचित नहीं, तो ये पित्ताशय में जाके संचित होता है, लेकिन इसका निर्माण जो है यकृत या जिसको हम लीवर कहते हैं तो वहाँ होता है। और लीवर या यकृत ही दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है, आंतरिक अंग। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की बहुत आवश्यकता है दोस्तों भोजन को पचाने के लिए। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जो प्रोटीन होता है दोस्तों वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, ये शर्करा में बदल जाता है। वहीं जो वसा होता है वो वसी अम्ल में बदल जाता है। तो ये पाचन क्रिया के फलस्वरूप होने वाला परिणाम होता है। तो इसका आंसर होगा जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है पाचन के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, तो ये लीवर है, इसी को हम कहते हैं यकृत। तो यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों दिल की धड़कन प्रारंभ करना
या दिल को पंपिंग करते रहना, तो ये पेसमेकर का कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम क्या कहते हैं? तो इसको रक्त दाब कहते हैं दोस्तों। ये धमनियों द्वारा डाला जाता है दबाव। आप सब जानते हैं दोस्तों कि ब्लड वेसल्स या जो खून की वाहिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। तो धमनी में जो है दोस्तों शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त का अर्थात मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन युक्त खून होता है। और वहीं जो शिराएं होती हैं दोस्तों, तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम शुद्ध रक्त कहते हैं। तो शिराओं में या शिराओं प्रकार के रक्त वाहिकाओं में उस रक्त का प्रवाह होता है। तो यहाँ दो प्रकार के रक्त वाहिकाएँ होती हैं, धमनी और शिराएँ। तो जैसे विकल्प में या इसमें आप प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर अर्थात धमनियों की भित्ति पर जो डाला गया दबाव है उसको हम रक्त दाब कहते हैं। और रक्त दाब को इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों, जो कि आप सब जानते हैं 120/80 एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब या ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो दोस्तों 72 बार ये औसत है कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उनका जो हृदय स्पंदन होता है वो 72 बार के आसपास होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा, इसी को हम आयरन कहते हैं दोस्तों। तो ये रक्त में पाई जाने वाली धातु है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आपके जानने के लिए बता दूं मैं कि मनुष्य के शरीर में इतना रक्त होता है कि उससे 2-3 कील बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। और वहीं और ये जो हीमोग्लोबिन युक्त तो लाल रंग होता है दोस्तों, ये धमनी प्रकार के रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, अर्थात ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है वो शुद्ध रक्त कहते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन को लाना ले जाना होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लाल रक्त कणों का निर्माण जो है निम्नलिखित में से अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। अस्थिमज्जा में दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो है संक्रमण के विरुद्ध होता है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा एंटीबॉडी डेवलप होता है उसको बहुत कम रोग होता है। तो ये रोगों से बचाने के लिए जो है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो AB प्रकार का रक्त जो समूह है वो सर्वग्राही है, और जो O प्रकार का रक्त समूह है वो सर्वदातक रक्त समूह कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारी द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% के आसपास होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है दोस्तों किडनी में। आप यहाँ कंफ्यूज, ये क्वेश्चन भी में कंफ्यूज मत होइएगा कि रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। फेफड़ों में सिर्फ वह ऑक्सीजन लिया जाता है, लेकिन जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। किडनी जिसको हम ब्रेक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? यह विनिमय का अर्थात है दोस्तों आदान प्रदान। तो शरीर में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो ये फेफड़ों में होता है। फेफड़ों के माध्यम से जो है गैस का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है वो कशेरुक रज्जु में होता है। चलिए आगे देखें दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक अग्र मस्तिष्क जिसको हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क। तो जो सबसे बड़ा भाग होता है वो 70% के आसपास होता है, जो कि हम उसी मस्तिष्क को हम प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे,
मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मानव शरीर की जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं उसका पुनर्योजन सबसे कम होता है, अर्थात ये बहुत इनका निर्माण बहुत कम होता है दोस्तों। ये इसलिए आप स्वस्थ रहें, थोड़ा सा योग व्यायाम वगैरह करते रहें, आसन करते रहें, तो इससे जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उसको जो डेवलप या पुनर्योजन की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो मानव शरीर की जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं वो सबसे कम पुनर्योजन होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये अपरा पोषिका के द्वारा होती है, अपरा पोषिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया, तो ये अंडवाहिनी में होती है दोस्तों। आप ये याद रखिएगा कि निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में जरूर होती है, लेकिन जो शिशु का विकास होता है वो यूट्रस में या गर्भाशय में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, गर्भस्थ शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो माँ के गर्भ में शिशु होता है उसकी जानकारी के लिए, उसकी विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो अभी रिसेंटली हमने देखा दोस्तों कि बच्चों को जो लिंग निर्धारण है कि पुत्र होगा कि पुत्री होगा, ये पिता के ऊपर डिपेंड करता है। जो पिता का क्रोमोसोम होता है, तो पुरुष में 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक XX और XY। वहीं मतलब पुरुष में X और Y 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। वहीं मादा या जिसको हम महिलाएं कहते हैं, तो उसमें 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, XX। तो जब मादा का X क्रोमोसोम पिता के X क्रोमोसोम से मिलता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है, और वहीं जब मादा का X क्रोमोसोम पिता की Y क्रोमोसोम से मिलता है या फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पुत्र का प्राप्त होती है। तो ये बच्चों का जो लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि हमने काफ़ी महत्वपूर्ण इस टॉपिक में प्रश्न को कवर कर रहे हैं, तो अच्छा लगे दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और अपना प्यार दिखा सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखेंगे 77वां क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि को, इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं दोस्तों पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं, तो देख सकते हैं जैसे विकल्प में दिया था, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और अश्रु ग्रंथियाँ, ये सब बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं दोस्तों। बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? जिनके द्वारा हम किसी चीज़ को या जो शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला वेस्टेज है उसको हम बाहर करते हैं, तो ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये दोस्तों दुग्ध क्रांति ग्रंथि, माफ़ कीजिएगा, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और अश्रु ग्रंथि। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, वहीं पुरुष का जो हार्मोन्स होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो पुरुष में जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, वहीं स्त्री में जो होता है, जो स्त्रीलिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन होता है। चलिए आगे देखेंगे, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, वहीं जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर को ऊर्जा देने के लिए जाना जाता है, और प्रोटीन को शरीर का निर्माण के लिए, और जो विटामिन्स होते हैं वो शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए होता है, या संक्रमण से लड़ने के लिए होता है, या रोगों से बचाने के लिए होता है विटामिन्स का काम। वही प्रोटीन का काम होता है शरीर का निर्माण करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम होता है शरीर को ऊर्जा देने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो बने रहिए आप दोस्तों, ऐसे ही आपको और ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और ये हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या किसी भी स्टेट का जो एग्ज़ाम है, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए बने रहिएगा आप हमारे साथ और आगे देखते हैं।
प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है, तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है सोयाबीन, जैसा विकल्प में दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वसा से, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है गाजर। आप सब जानते हैं दोस्तों, गाजर, पपीता, सेब ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो यह है दोस्तों आंवला। विटामिन सी का जो उत्तम स्रोत है वो आंवला होता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है, जैसा विकल्प में दिया था। अगला देखेंगे दोस्तों, प्रातःकालीन धूप में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो सब जानते हैं दोस्तों कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का धूप होता है, उसमें विटामिन डी रहता है, इसलिए बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों सूर्य का धूप। आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह कम से कम आधा घंटा आप सूर्य की धूप में या सूर्य की रोशनी में ज़रूर बैठें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का क्या होता है दोस्तों? तो ये आप कई बार देखते होंगे कि किसी कहीं चोट लग जाने के कारण जो ब्लीडिंग होने लगती है या खून निकलने लगता है, तो कई लोगों का जल्दी से बंद हो जाता है और कई लोगों का जल्दी से बंद नहीं होता। तो जिनके भी शरीर में विटामिन के की कमी होगी, उनका जो रक्त का बहना होगा वो तुरंत बंद नहीं होगा, और जिनका विटामिन के अच्छे भरपूर होगा उनके शरीर में, तो रक्त का बहना तुरंत बंद हो जाता है। तो ये रक्त का थक्का कहते हैं, और रक्त का थक्का जो है विटामिन के की वजह से होता है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? तो विटामिन डी नपुंसकता, अर्थात विटामिन डी से नपुंसकता नहीं। तो विटामिन डी क्या होता है दोस्तों? विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। चलिए अगला देखेंगे, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन ए की प्रचुरता होती है। आप सब जानते हैं दोस्तों, विटामिन ए हमारे आँख के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 91 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोह या लोहा की कमी वजह से, जिसको हम आयरन की कमी भी कहते हैं, तो ये आयरन की जिसको कमी होती है हम उसको एनीमिया रोग हो जाता है, तो ये हम कहते हैं कि उसको एनीमिया रोग हो गया। तो एनीमिया की कमी से, माफ़ कीजिएगा, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है, तो ये ग्वाइटर रोग। ग्वाइटर क्या होता है दोस्तों? तो ग्वाइटर को ही कहते हैं घेंगा रोग। तो जिनके शरीर में आयोडीन की कमी होती है उसको हम मतलब उसको घेंगा रोग हो जाता है। पहचान कैसे होती है दोस्तों? तो आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति के गले के पास जो कंठ वाला पार्ट होता है उसमें बहुत उभार होता है, उसका जो कंठ होता है या गला होता है वो उसमें बहुत उभार हो जाता है, तो ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है दोस्तों। तो उसको हम कहते हैं घेंगा रोग। तो घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग कहते हैं, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिए आगे देखेंगे, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन होता है, और अभी हमने देखा कि आयरन की कमी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है, इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए डॉक्टर जो है सलाह देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लूओरीन की संबंध जो है दांतों की विकृति के साथ होता है। अगला देखेंगे, रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है, तो रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व है क्या? सोडियम। आप जितना सोडियम खाएंगे तो ये रक्त दाब को नियंत्रण करने में सहायक होगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये पोटेशियम की वजह से, मतलब पोटेशियम जो खनिज होता है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और पोटेशियम का उत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों लहसुन में, अदरक में। आप लहसुन खाएं, अदरक खाएं तो उसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में बहुत मददगार होता है।
चलिए आगे देखेंगे, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में आप सब जानते हैं दोस्तों, कैल्शियम एवं फास्फोरस, ये दोनों जो तत्व हैं ये हड्डी एवं दांतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं से हड्डी एवं दांतों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कोई खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका सेवन करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है। त्वरित ऊर्जा पाने के बाद हाथ ये है कि तुरंत उसको ऊर्जा चाहिए। यदि किसी को शिथिलता लग रही है, थकावट महसूस हो रही है या उसके शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई है, तो उसको तुरंत ऊर्जा देने के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट का सेवन करवाया जाता है। और ये ड्रिंक के माध्यम से करवाया जाता है ताकि तुरंत जो है उसको ऊर्जा मिल सके। चलिए आगे देखेंगे 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अधिकतम कैलोरी होती है? तो वसा में अधिकतम कैलोरी होती है। कैलोरी क्या है दोस्तों? ये ऊर्जा मापने की SI इकाई है कैलोरी। हम ऊर्जा को कैलोरी के माध्यम से मापते हैं। जैसा वजन को किलोग्राम में मापा जाता है, तो उसी प्रकार से ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है कैलोरी में जो प्राप्त होती है वो वसा में होता है। वसा क्या होता है दोस्तों? सभी प्रकार के ऑयल्स हो गया, बटर हो गया अर्थात घी हो गया, तो ये वसा के उत्तम स्रोत माने जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, मलेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम के संक्रमण से होता है। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है उसकी वजह से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न इसे से दिया है देखेंगे, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है? तो मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। अगला प्रश्न देखेंगे, वायरस द्वारा फैलने वाले रोग है? तो बहुत सारे रोग हैं दोस्तों, जिनमें से पोलियो, पीलिया और हाइड्रोफोबिया ये वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्रॉस क्वेश्चन 102वां क्वेश्चन पे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इसका क्रॉस चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे, बच्चों में BCG का टीका किस रोग की प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो टीबी से रक्षा के लिए या टीबी से बचाव के लिए जो है BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है? तो बहुत सारे रोग हैं, जिनमें से हैजा, डिप्थीरिया और प्लेग ये जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेंगू ज्वर किसके कारण फैलता है? तो डेंगू ज्वर जो है एडिस एजिप्टी के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बीमारी का अन्य नाम लॉकजॉ है? तो लॉकजॉ का अन्य नाम है टिटनेस। अगला प्रश्न देखेंगे, बेरियम भोजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आहार नली का एक्सरे के लिए बेरियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है? तो घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है हैजा। अगला प्रश्न देखेंगे, कैटरेक्ट रोग किससे संबंधित है? तो ये आंख से संबंधित रोग है कैटरेक्ट रोग। अब वेरी IMP क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो किडनी के लिए प्रयोग किया जाता है डायलिसिस का प्रयोग। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली में जो है एक अस्पताल है जो कि फ्री में डायलिसिस मरीजों को उपलब्ध करा रही है। तो आपने देखा होगा कि ये किडनी से संबंधित है डायलिसिस। तो डायलिसिस का प्रयोग किडनी के लिए किया जाता है। जिनका किडनी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है या फेलियर हो जाता है, तो डायलिसिस के माध्यम से उसका किडनी का काम किया जाता है। और हमने देखा था दोस्तों कि किडनी का जो काम है वो रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो किडनी के माध्यम से ही रक्त का शुद्धिकरण या शुद्ध होता है। तो जिनकी किडनी खराब हो जाती है तो कहाँ से रक्त शुद्ध होगा? इसलिए वहाँ डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, 111वां क्वेश्चन, ये एड्स का कारण है? तो एड्स का कारण है दोस्तों वायरस। इसके लक्षण क्या होते हैं एड्स के लक्षण? तो दोस्तों शरीर में शिथिलता आ जाती है उसको बहुत सारे रोग और होने लगते हैं और धीरे धीरे रोग से वह व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और फलस्वरूप मृत्यु तक हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस जो विधि थे वो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक थे। चलिए आगे देखेंगे, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों से संबंधित है, तो इसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। जो शैवालों से संबंधित अध्ययन करता है तो उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो ये एवान वॉस्की ने
विषाणु की खोज की थी। विषाणु को ही इंग्लिश में दोस्तों वायरस कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विषाणु या वायरस में होता है तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु या वायरस में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे में पुष्प एवं बीज नहीं पाए जाते हैं? तो जो क्रिप्टोगेम्स प्रकार के पौधे होते हैं उनमें पुष्प एवं बीज नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये एंटोनी वॉन और लीवेनहॉग दोनों ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला प्रश्न, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका है? तो जो साइकस पौधा होता है दोस्तों वो सबसे बड़ा बीजांड होता है पादप जगत में। अगला प्रश्न है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वह है? तो कवक और शैवाल के द्वारा लाइकेन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, चलिए इसको थोड़ा सा रहने दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक समझ में आ रहा है मेरे को, तो अभी रहने दीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस जो है दोस्तों एक जीवित जीवाश्म है। चलिए आगे देखेंगे, पहला एंटीबायोटिक जिसे प्रयोग में लाया गया था तो ये पेनिसिलिन था दोस्तों। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जिसे प्रयोग में लाया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। अगला देखेंगे, दूध की दही के रूप में जमने का कारण है तो दोस्तों ये लैक्टिकोबैसिलस है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नील हरित शैवाल जो है धान की फसल में या धान की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कवक एवं उत्पादक की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को कौन दर्शाता है? तो ये कोरेलॉइड जड़ जो होता है वो कवक एवं उत्पादक के जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। चलिए आगे देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है तो ये दोस्तों पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है पौधे के लिए, पादप के लिए, वो पुष्प होता है दोस्तों। आगे देखेंगे, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? दोस्तों ये साइकस का पौधा है या साइकस का जो पादप है वो उसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वसन मूल मिलती है तो जूसीय में श्वसन मूल मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू एक जड़ नहीं है। अगला देखेंगे, प्याज परिवर्तित रूप है तो प्याज जो है दोस्तों तना का परिवर्तित रूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको मिलेंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में, पूरा देखिएगा। निश्चित है आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे या बहुत कुछ लेके जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आगे देखेंगे, पौधे में निम्नलिखित में से कौन हमेशा रहता है? तो पौधों में कोई भी प्रकार का पौधा होगा उसमें जड़ जरूर होगा। हमने देखा कि कई प्रकार के पौधे होते हैं जिसमें किसी में फल नहीं होती, किसी में बीज नहीं होते, पुष्प नहीं होते, लेकिन जड़ जरूर होते हैं दोस्तों। कई प्रकार का पौधा उसमें जड़ जरूर पाया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, तना काट सामान्यतः किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गन्ना के प्रवर्धन का अर्थात है दोस्तों इसका या विकास या इसकी कृषि या किसकी खेती। तो जो गन्ने की खेती की जाती है दोस्तों बीज के माध्यम से नहीं लगाया जाता गन्ना, इसके तने को काट कर और दूसरी जगह लगा दिया जाता तो उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। अगला देखेंगे, हल्दी है तो हल्दी क्या है दोस्तों? तो ये राइजोम है, हल्दी जो है एक राइजोम है। आगे देखेंगे, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है तो दोस्तों ये रेप्सिलिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। आगे देखेंगे दोस्तों, पौधे की उम्र का पता लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है दोस्तों? तो ये पेड़ में जो उपस्थित वार्षिक बलें होंगे वो उनको गिनकर जो है उसकी उम्र पता लगाए। आपने सब देखा होगा कि जैसे ये पेड़ का तना है तो उसमें जो ये वलय होते हैं इस प्रकार से, तो उन वलयों को गिनकर पेड़ की जो उम्र है उसका पता लगाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, विकसित पुष्प में पाया जाता है तो विकसित पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र। आगे देखेंगे, परागकण है तो परागकण क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद। आगे देखेंगे, बिना फर्टिलाइजेशन या निषेचन की एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? तो ये पार्थिनोकार्पी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अनिषेक फलन के उदाहरण है तो अनिषेक फलन के उदाहरण है केला, पपीता और अंगूर। तो ये जो केला, पपीता और अंगूर है वो अनिषेक फलन के उदाहरण है।
अगला प्रश्न देखेंगे, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, तो ये पुष्प वाला भाग होता है। अगला, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो ये भ्रूणपोष होता है दोस्तों। जो हम नारियल खाते हैं वो उस पौधे का भ्रूणपोष वाला भाग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो जो मूंगफली आप सब जानते हैं दोस्तों, मूंगफली जो है ज़मीन के नीचे पाया जाता है या भूमि के नीचे पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का जो संवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जल का जा और जाइलम का जल। तो देखो इसमें भी दोस्तों जाइलम जल और यहाँ भी जल है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि जल एवं खनिज जो लवणों का संबंध जो होता है वो जाइलम नामक द्वारा ऊतक जाइलम ऊतक से होता है, जो कि पौधों में होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचा है, तो ये फ्लोएम जो ऊतक होता है दोस्तों वो भोजन को पौधों की सभी भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पूरे पौधे में जो दोस्तों वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है। चलिए आगे देखेंगे, पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी से मिलाकर और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है जिसको हम पर्णहरिम भी कहते हैं, तो ये सब को मिलाकर जो सूर्य की उपस्थिति में भोजन तैयार किया जाता है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि जब जो पौधा है जो भोजन बनाता है तो वो सूर्य का प्रकाश भी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन बनाता है। चलिए आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जब प्रकाश द्वारा मतलब जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है संपूर्ण कंप्लीट हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप C6H12O6 ये ग्लूकोज व O2 बनता है। चलिए आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है क्लोरोफिल में। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यह सबसे तेज होती है। आगे देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, तो पाइरूबिक अम्ल होता है। चलिए आगे देखेंगे, बने रहिए दोस्तों। इस सेशन में हमने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं जीव विज्ञान से संबंधित, तो बहुत ही जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो चलिए बने रहिए। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, तो प्रकाश का अवशोषण, जो पत्तियों में पर्णहरित या जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, तो उसका प्रकाश का अवशोषण करने में मदद करता है। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये पर्णदल कहते हैं या लेमिना कहते हैं, तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है संपन्न होती है। आगे देखेंगे, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद हो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ऑक्सीश्वसन क्या होते हैं दोस्तों? जो कि ऑक्सीजन की सहायता से जो श्वसन होता है या श्वसन में ऑक्सीजन को लिया जाता है, फलस्वरूप जो ग्लूकोज होता है या हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में टूटता है, तो इसी को हम दोस्तों बोलते हैं ऑक्सीडेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में सहायक है, तो रंध्र। रंध्र का मतलब क्या है दोस्तों? छोटे छोटे छिद्र या छेद, तो ये पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के लिए बहुत सहायक होते हैं। आगे देखेंगे, वाष्प उत्सर्जन मापी यंत्र है, तो फोटोमीटर के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की
वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। अगला प्रश्न, फल पकाने वाला हार्मोन है तो एथिलीन है दोस्तों फल पकाने वाला हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यहाँ रोधक कर लीजिएगा, वृद्धि रोधक हार्मोन है तो ये एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, अर्थात ये वृद्धि को रोकते हैं। आगे देखेंगे, धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है खैरा रोग। अगला देखेंगे दोस्तों, मोजैक रोग किस पौधे में होता है तो ये तंबाकू के पौधे में होता है मोजैक रोग। आगे देखेंगे, नींबू का साइट्रस कैंकर रोग किससे संबंधित है तो ये जीवाणु से संबंधित है। चलिए अगला देखेंगे, बैकीटॉप रोग किस पौधे से संबंधित है तो जो बैकीटॉप रोग होता है वो केला से संबंधित है। केला में जो है बैकीटॉप रोग होता है। चलिए आगे देखेंगे, चाय में लाल लस्ट रोग किसके कारण होता है तो ये हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न, पादप रोगों का सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है तो कवक है। कवक की वजह से सबसे ज़्यादा पादप में रोग होता है। आगे देखेंगे, फसलों को कीट की कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है तो ये कैटरपिलर वो होता है दोस्तों, जो कि कोई कीट ये सबसे छोटी अवस्था में होते हैं तो उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये उनकी पत्तियों को खाते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है तो अग्नि नीरजा रोग सेब से संबंधित है। सेब में जो है अग्नि नीरजा रोग होता है। अगला प्रश्न है, गन्ने में लाल सन रोग किसके लिए उत्तरदायी कवक है तो क्या है दोस्तों तो कोलेटोट्रिकम फालकेटम। कोलेटोट्रिकम फालकेटम की वजह से जो है गन्ने में लाल सन रोग होता है। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस पौधे में होता है तो ये है दोस्तों मूंगफली। यहाँ आप सुधार लीजिएगा, मूंगफली में जो है टिक्का रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेट ब्लाइट रोग किस पौधे से संबंधित है तो आलू में जो दोस्तों लेट ब्लाइट रोग होता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो ये एजी टांसले थे जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, किसी संख्या में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो किसी संख्या में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता हो दोस्तों वो शाकाहारी के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में पारितंत्र का आजीविकी घटक है तो दोस्तों जल। यहाँ आप सुधार लीजिएगा, निम्नलिखित पारितंत्र का आजीवी घटक है तो यह है दोस्तों जल जो है आजीवी घटक है। आजीवी घटक क्या होते हैं, जिनमें जीव होते हैं, जिनमें जीव मतलब होता है दोस्तों जी, उनको हम जीवी घटक कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जीव जंतु ये जीवी घटक हैं। अजीवी घटक जैसे कि आपके पत्थर हो गए, जल हो गए, तो ये अजीवी घटक हैं जिनमें कोई जान नहीं होता। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि पौधा जो है दोस्तों उत्पादक कहा जाता है पौधे को। चलिए आगे देखेंगे, जब कोई बकरी का मांस खाता है तो कहा जाता है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाएगा जो बकरी का मांस खाएगा, अर्थात जो मांस खाता है उसको हम द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है तो हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण होते हैं। अगला प्रश्न, मुख्य वायु प्रदूषक है तो ये CO अर्थात दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड ये वायु का मुख्य प्रदूषक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है तो ये दोस्तों कार्बन। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है तो जो CNG है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका शॉर्ट नेम है CNG, तो ये वायु प्रदूषण नहीं करती है। आगे देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती तो जो सौर से हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है उससे प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती। आप सब जानते हैं जब
सूर्य के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है सोलर से पैनल के माध्यम से, तो क्या उसमें प्रदूषण होती है? नहीं होती है दोस्तों। इसलिए जो ऊर्जा के सौर रूप में जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। चलिए आगे देखेंगे। औद्योगिक व स्त्राव से होने वाली जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा अपात्रण उपयोगी है? तो पार्थेनियम एवं हाथी घास। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? यहाँ जैव कर लीजिएगा दोस्तों। माफ कीजिएगा दोस्तों, कल से थोड़ा सर्दी जुकाम है तो ऐसे ही होता है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन जैव अक्षयकारी प्रदूषक है? तो यह है दोस्तों प्लास्टिक, डीडीटी और पारा, ये सभी जैव अक्षयकारी प्रदूषक हैं। आगे देखेंगे। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्ष से किसी की अध्ययन से संबंधित है? तो ये दोस्तों वृद्धों की अध्ययन से माफ कीजिएगा, वृद्धों की अध्ययन को हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? तो आप सब जानते हैं दोस्तों, चेचक। एडवर्ड जेनर जो है चेचक रोग से जुड़े हैं। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये लुई पास्चर ने की थी रेबीज की टीके की खोज। रेबीज रोग क्या होता है दोस्तों? जिसको कोई यदि डॉग काट लेता है तो उसको हम कहते हैं तो उसको जो है रेबीज का टीका लगाया जाता है, जिसके खोज जो है लुई पास्चर ने किया था। चलिए आगे देखेंगे। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये 46। आप ये ध्यान रखिएगा कि यदि प्रश्न में जोड़ा दिया है तो आप 30 लगाइएगा, यदि कुल संख्या दिया है तो 46 लगाइएगा। अगला, मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है? तो ये यकृत या लीवर में होता है। अगला, हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? तो कुष्ठ रोग को हम हैंसेन रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, मछली में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ये गिल्स के माध्यम से जो है मछलियां श्वसन करती हैं। अगला प्रश्न, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो हृदय की कमजोरी के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी के माध्यम से दोस्तों जो हृदय की जो बीट होता है उसका ग्राफ पेपर में एनालिसिस किया जाता है या ग्राफ पेपर में छापा जाता है, जिसके माध्यम से एनालिसिस किया जाता है कि जो हार्ट बीट है वो किस रेट पर पंपिंग कर रही है। चलिए आगे देखेंगे। लैंगरहैंस के द्वीप जिनसे इंसुलिन का स्त्रावित होता है कहाँ स्थित होता है? तो ये अग्नाशय में स्थित होता है लैंगरहैंस द्वीप। चलिए आगे देखेंगे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? तो दोस्तों ये जो एनाकोंडा सर्प है ये घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये रक्तदाब घटता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, सोते समय जो रक्तदाब घटता है, और वहीं जब आप यदि कोई काम करेंगे, कोई कठिन काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो जो उससे जो है ब्लड प्रेशर या रक्तदाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो ये 90 से 92% होता है। अगला प्रश्न, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये दोस्तों कॉर्निया, जो आँख का कॉर्निया वाला भाग होता है उसको नेत्रदान नेत्रदान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी? तो ये नीली व्हेल है दोस्तों। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी? अब यहाँ दोस्तों ये सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी दिया है, तो इसमें ये नहीं बताया कि जल के लिए स्थल के लिए, लेकिन सभी के लिए जो है नीली व्हेल है। वहीं यदि स्थल स्तनी के लिए बात की जाए तो ये अफ्रीकन आती है, ये सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस सेशन में हमने कवर किया है जीव विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे, कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि किस टॉपिक्स पे बनाना है प्रश्न, या किसका जो है अगला सेशन लेके आना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।